चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। वी सॉ द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड देखा था हमने और कोवेलेंट देखे थे, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड देन हमने देखा था कि लुइस और कॉसल नाम के जो दो केमिस्ट थे, दे स्टार्टेड लर्निंग अबाउट बॉन्ड्स, और उसमें उन्होंने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर दिया था, दैट वाज नोन एज लुइस स्ट्रक्चर। सिंपल एटम का लुइस स्ट्रक्चर लिखना तो आसान है, आप बस उस एटम का सिंबल लिखिए एंड उसके अराउंड में उतने इलेक्ट्रॉन्स या उतने डॉट्स बनाइए जितने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे सोडियम का है तो सोडियम के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने, क्योंकि सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है। लाइकवाइज सारे सिंगल एटम का हम ऐसे लुइस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर हमने बात की थी कंपाउंड्स का लुइस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स का लुइस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो उसके अपने 3-4 रूल लिखे थे कि पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे कि कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल में, जितने भी कंबाइनिंग एटम्स हैं उन सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर वो एन आयन है तो उतने और उसका चार्ज जो भी होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर देंगे। अगर वो कैट आयन है तो उतने इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देंगे, और फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको पेयर बाय पेयर बैठाते चले जाएंगे एटम्स के बीच में। उसमें भी हमने देखा था कि सेंट्रल एटम कौन होना चाहिए, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे कार्बोनेट वाले में आपने कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो कार्बन को आपने बीच में रखा, है ना। तो इस तरीके से हम सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं, और फिर उसके अराउंड में एटम्स को बैठा करके एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो बनाते ही हैं सबके बीच में, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास बच जाते हैं उनसे हम या तो उनको लोन पेयर्स बनाते हैं या तो दे आर यूज फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग। ये सब हम क्या सोच के करते हैं कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। दैट वाज द लास्ट पॉइंट ना रूल में, कि हम ये सोच के फिलिंग करें कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए। तो हमने 2 एग्जांपल बनाए थे, एक कार्बोनेट बनाया था हमने, एक ओजोन बनाया था। एक और बनाना अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन। ये क्या होता है, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। ठीक है, इसका बनाइए, इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाइए। हो गया, वाह। क्यों बन गया नाइट्रेट आयन का? क्या कर रहे थे सौभाग्य? नाइट्रोजन का 5 और दोनों ऑक्सीजन का मिला करके 12।
-1 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। -1 है तो ऐसे नहीं कि -1 कर देंगे, -1 आया क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर देना। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट? अरे हाँ है ना, पहली बार देख रहे हैं क्या? लास्ट क्लास में बनाए है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन यानी कि कितने पेयर हो जाएंगे? 9 पेयर्स। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो अगेन नाइट्रोजन हो जाएगा हमारा सेंट्रल एटम। ठीक है, बाकी दो ऑक्सीजन को आप ऐसे बैठा दो। ठीक है, चलिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो बैठा ही देते हैं। 2 पेयर हो गए, बचे कितने? 7 पेयर। 1 2 3 4 5 6 7। सही बना है? एक डबल करना पड़ेगा, वरना नाइट्रोजन का तो 6 ही हो रहा है ना। तो अब एक क्या होगा, एक कोई ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो ये हो गया आपका NO2 नेगेटिव। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर दिखाना है, जिसके पास सिंगल बॉन्ड बना है ऑक्सीजन, वहां पे 3 लोन पेयर दिखा देंगे, और जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वहां पर 2 लोन पेयर। ओवरऑल 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पीला रंग खराब हो गया। सर हो गया क्या? मेरे को लगा बना दोगे, बट किसी का नहीं बना। चलो नाइट्रेट बनाओ तो। नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन क्या होता है? नाइट्रेट आयन NO3 का 1 नेगेटिव। बनाइए नाइट्रेट आयन। सल्फेट भी ट्राई करना, सल्फेट आयन। कितने आ रहे इलेक्ट्रॉन पेयर? 12 है ना। 5 + 18 + 1 टोटल 24, 12 पेयर्स। बैठाइए। अगेन नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा ना, नाइट्रोजन बीच में रख देना, एक ऑक्सीजन दूसरा और तीसरा। एक एक तो बैठा ही देना पहले। 3 पेयर बैठे, बचे 9 पेयर। तीनों को 3 3 दे दो, और फिर एक के साथ डबल बॉन्ड बना दो। सेम ऐसे ही बनेगा जैसे नाइट्राइट, है ना। तो फाइनली स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एन के साथ डबल बॉन्ड ओ वाले के पास 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड ओ वाले के पास 3 लोन पेयर, और सिंगल बॉन्ड ओ वाले के पास 3 लोन पेयर। ओवरऑल 1 नेगेटिव। हो गया? ठीक है, अब देखो चीज ऑब्जर्व करना कि आपने NO2 का 1 नेगेटिव लिखा, आपने NO3 का 1 नेगेटिव लिखा। ये जो 1 नेगेटिव है ये कहां से आया? क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा? वो 1 नेगेटिव ओवरऑल चार्ज होता है ना पूरे आयन का, तब तो अपन ऊपर लिखे ना सबके ऊपर, पर वो आया कहां से है? तो आपने सबके चार्जेस को ऐड किया, तब जाके ओवरऑल -1 आया। आपने सबके चार्ज को ऐड किया, तब जाके आएगा ओवरऑल -2। और हमारे नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होता है? सबके चार्ज को ऐड करोगे तो 0, अभी तो न्यूट्रल है। तो जो इंडिविजुअल के चार्जेस होते हैं ना, उनको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। और कैसे निकालते हैं वो फॉर्मल चार्ज, देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेकर के अपन देखेंगे, इसी को देख लेंगे कि इस नाइट्रोजन का चार्ज निकालेंगे, इस ऑक्सीजन का चार्ज निकालेंगे, और इस ऑक्सीजन का चार्ज निकालेंगे। तीनों को ऐड करने पर -1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्क्रीन डालेंगे। फॉर्मल चार्ज ये बन जाएगा ना, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज हेडिंग रहेगा फॉर्मल चार्ज।
फॉर्मल चार्ज, हाँ इसमें लिखेंगे हाइफन डाल के, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, the formal charge of an atom in a polyatomic ion, in a polyatomic ion, in a polyatomic ion or molecule, in a polyatomic ion or molecule may be defined as the, may be defined as the difference between, may be defined as the difference between, difference between the number of valence electrons, difference between the number of valence electrons of that atom, difference between the number of valence electrons of that atom in free state, in free state, in free state, and the number of electron assigned to that atom, and the number of electrons assigned to that atom, and the number of electrons assigned to that atom, number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure, in the Lewis structure, in the Lewis structure. ठीक है, क्या लिखा हमने डेफिनेशन? फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज, दो चीजों का डिफरेंस कर रहे हैं अपन। पहला नंबर क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट। जैसे कि मैं अगर मान लो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ये चलो ओजोन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैं ओजोन के तीनों ऑक्सीजन का चार्ज निकालता हूं। हमें पता है ओवरऑल चार्ज तो जीरो होता है ना ओजोन का, ओजोन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पर वो जीरो कहां से आया? तो ये रहा आपका 3 ऑक्सीजन का एटम ओजोन में, करेक्ट? ये बनाए थे ना अपन, जिसमें अपन ने क्या किया था, टोटल 9 पेयर आ रहे थे, 3 6 18, इसमें तो कोई चार्ज वार्ज था नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 18 यानी कि 9 पेयर को बैठाए थे अपन कुछ इस तरीके से। यहां हमने 2 पेयर रख दिया था, यहाँ पे 1 बच गए 6 पेयर, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1 और इधर 3। कुछ कम है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ये हमारा था लुईस स्ट्रक्चर, किसका? ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर, करेक्ट? ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2 और ये ऑक्सीजन नंबर 3। तीनों के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 6 6। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां जो असाइंड है वो थोड़े अलग है। जैसे आप इस वाले ऑक्सीजन की बात करो तो इसके पास है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब ये अकेला था। बट यहां पे इसको 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन असाइंड हुए हैं स्ट्रक्चर में। वो 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? लोन पेयर्स, जो इसके खुद के हैं, इसके पास ही है ना, तो खुद के होंगे पूरे, और 2 आपको दिख रहे हैं बॉन्ड पेयर्स। इसके लिए 3 बॉन्ड पेयर्स असाइंड है और 1 लोन पेयर, और इसके लिए 3 लोन पेयर असाइंड है और 1 बॉन्ड पेयर, करेक्ट? तो हमको क्या करना है, जैसे इसका अगर मैं चार्ज निकालना चाह रहा हूं तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड इन द लूज स्ट्रक्चर। तो इसमें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन असाइंड है? 4 तो इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 तो आपके लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो -4। और वो जो 2 बॉन्ड पेयर आपको दिख रहे हैं जिसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या चारों इसी के हैं क्या? 2 उसके भी तो है ना, तो उसको आधा कर देते हैं, आधे इसके आधे उसके हैं भाई, है ना? तो -12/4, ये हमारा फॉर्मूला है पूरा। अब इसको देखो फॉर्मूला के टर्म्स में कैसे लिख रहा हूं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर नहीं लिख रहा ना, नहीं तो आप पेयर लोग के सिर्फ 2 लिख दोगे,
हमको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो 4 हो जाएंगे ना। तो माइनस नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसका बाय 2, वेरी गुड, उसका बाय 2। समझ गया? ये हमारा फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का। फिर से सुनना, आपने जो डेफिनेशन लिखी है उसमें क्या लिखे हो कि फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन द फ्री स्टेट माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू इट इन द लुईस स्ट्रक्चर। तो इस ऑक्सीजन का अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं, तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए 6 क्या है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मली होते हैं, माइनस 4 कहां से आया, नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, बट इसके खुद के 2 हैं, बाकी 2 तो उसके हैं, इसलिए हाफ कर दिए, हाफ ऑफ 4। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो सिर्फ इसका चार्ज निकला है, अभी दोनों का और निकालना है। निकाले दूसरा ऑक्सीजन का, तीनों अलग टाइप के ऑक्सीजन है, ध्यान देना। इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है, इसके पास 1 बॉन्ड पेयर है, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, और इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है। तो ऑल द ऑक्सीजन आर इन डिफरेंट स्टेट्स। भले तीनों ऑक्सीजन है, बट क्या तीनों को नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक टाइप के असाइन हुई है क्या स्ट्रक्चर में, नहीं। किसी को बॉन्ड पेयर ज्यादा है, किसी को लोन पेयर ज्यादा है ना, पर सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही थे ना। अरे है ना। चलो दूसरा ऑप्शन का निकाल के दिखा रहा हूं फॉर्मल चार्ज, ध्यान से देखना, अभी मत लिखना कुछ भी। सेकंड ऑप्शन देखो, है ना, ऑप्शन नंबर 2, ध्यान दो। इसके पास भी 6 तो हो गई फ्री स्टेट में, माइनस 2, लोन पेयर तो एक ही है ना, लोन पेयर एक ही है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस 2, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6, हाफ ऑफ 6 इज 3, तो कितना हो जाएगा, ये कैसे 0 आएगा, 6 माइनस 2 माइनस 3 विल बी 1 प्लस 1, क्या आया, प्लस 1। अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इसका क्या आएगा, -1। अरे तब तो +1 -1 0 होगा। अरे हाँ या ना, हमको ओवरऑल चार्ज 0 चाहिए ना। ओजोन तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसका ओवरऑल चार्ज 0 होता है, पर वो 0 कहां से आया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि तीनों के चार्जेस को, तीनों के फॉर्मल चार्ज को ऐड करने पे 0 आ जाता है। निकाले थर्ड वाले का भी। चलो थर्ड ऑक्सीजन, 6 - 1/2 कप 2, ये तो खत्म, और ये -1, कितना आया, -1। ऐड करोगे तो आ जाएगा -1 + 1 0। क्लियर है क्या? ऐसे हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन के बाद पहले फॉर्मूला लिख लो ये वाला, और उसके बाद एग्जांपल लिख लो ओजोन का, और इसके बाद खुद आप लोग निकाल के मुझे बताओ। NO2 1 नेगेटिव अभी बनाए ना आप लोग, उसका वो बनाए ना लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि लुईस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तभी आप फॉर्मल चार्ज निकाल पाओगे, हाँ या ना। तभी मैंने आप लोग को आज शुरुआत में फिर से लुईस स्ट्रक्चर बनाने दिया 2-3 का, ताकि आपको फॉर्मल चार्ज निकालने आ जाए। तो लुईस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, है ना, तभी आप फॉर्मल चार्ज निकाल पाओगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है कि हर एक एटम के पास कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला को डब्बे में डाल देना वरना भग जाएगा, और फिर एक एग्जांपल लिख लेना, ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकाल लेना। उसके लिए पहले उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर एक एक करके तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्जेस निकाल देना।
जिनका हो जाएगा वो NO2 नेगेटिव का ट्राई करेंगे ना। NO2 ओवरऑल 1 नेगेटिव होता है। इसका लूज स्ट्रक्चर आपने आज बनाया है आते साथ, और उसका भी तीनों का, एक N का और दोनों ऑक्सीजन का अलग अलग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए। क्या है NO2 का? NO2 का आगे आ रहा है, तीनों का ऐड करके -1। किसका? एक N और एक O का, और एक O का -1, ओवरऑल -1। आया क्या? कहाँ आया ओजोन? अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। ओजोन हो गया ना सबका। तो नाइट्रोजन का क्या किए, एक N, एक के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल वाले के पास तीन, और नाइट्रोजन के पास एक ही है। ऐसे ही बनाया ना। तो इस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 6 - 4 - 2, दैट विल बी 0। इस नाइट्रोजन का 5 - 2 - 3, ये भी 0। और इसका 6 - 6 - 1, -1 है सबका ऐसा। कोई डाउट किसी को? है ना। इसका नाइट्रोजन का 5 क्यों लिया अपन? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं ना, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो अपन ने 6 से शुरुआत की है। फिर दूसरा वाला 2 यहाँ क्यों आया? क्योंकि एक ही लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 4 आया क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन। और अगला नंबर यहाँ पे -3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड बन रही है, जिसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बट नाइट्रोजन के तो 3 ही है, तो हाफ कर दिए, तो ये 3 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका हाफ 2 हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है उसका हाफ 1 हो गया। ओवरऑल चार्जेस -1। ठीक है। एक लास्ट बस कर लो, कार्बोनेट। कार्बोनेट और कर लो बस, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। कार्बोनेट क्या होता था? अगेन एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, और बाकी दो के साथ सिंगल बॉन्ड, एक के साथ डबल बॉन्ड सॉरी, और बाकी दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर बैठाने पड़ेंगे। इधर 2, इधर 3, और इधर भी 3। एक बार चेक कर लेना, है ना। ओवरऑल -2। अब देख लो -2 किसके कारण आ रहा है।
आ रहा है? हो गया ना? क्या क्या आया कार्बन में? इस कार्बन कार्बन कितना आ रहा है? कार्बन का 0 और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का, तो फिर इन दोनों का -1 आ रहा होगा। ये दोनों ऑक्सीजन तो एक जैसे ही है ना, बॉन्डिंग में तो एक जैसे ही है ना, दोनों सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन कार्बन के साथ, और दोनों के पास 3-3 लोन पेयर्स हैं। तो ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, ये अलग टाइप का है, तो इसका अलग आ रहा है, इन दोनों का फॉर्मल चार्ज अलग आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आ जाएगा -2। ठीक है, चलिए दैट्स इट। नेक्स्ट हैंड डालिएगा, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एक आध हमने डिस्कस किया था उस दिन, है ना, कि जिनके पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी स्टेबल है। ऑक्टेट रूल तो यही था ना कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट उसके बावजूद भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास 8 से कम है या 8 से ज्यादा है, देन आल्सो दे एग्जिस्ट, दे आर आल्सो स्टेबल। तो ये आएंगे हमारे किसके अंदर? एक्सेप्शंस के अंदर या लिमिटेशन के अंदर। ठीक है, क्या हो गया? PO4 ने PCl5 बताया था एग्जांपल। PCl5 में हमने देखा था कि फास्फोरस के राउंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, और AlCl3 में देखा था कि एल्यूमिनियम के राउंड में 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर थे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 से कम, 8 से ज्यादा। ठीक है, चलो फर्स्ट लिखेंगे इसमें। फर्स्ट, पहला लिमिटेशन, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। फर्स्ट लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, हाइफन डाल के लिखना इसमें। इन सम कंपाउंड्स, इन सम कंपाउंड्स, in some compounds the number of electrons, the number of electrons in some compounds, the number of electrons surrounding the central atom, the number of electrons surrounding the central atom is less than 8, is less than 8, is less than 8। एग्जाम्पल लिखना इसका। एक हो गया आपका LiCl, ये हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चर, है ना। तो ये डुप्लेट भी शो करते हैं ना, हमको पता है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स तो डुप्लेट फॉलो करते हैं, वो ऑक्टेट थोड़ा फॉलो करते हैं। डुप्लेट भी होता है ना, एक ऑक्टेट होता है तो एक डुप्लेट भी होता है। हीलियम भी तो स्टेबल है, हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास तो नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन। बाकी नोबल गैसेस के पास भले हैं 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, बट हीलियम के पास तो नहीं है, उसके बावजूद भी वो स्टेबल है। तो डुप्लेट भी रूल होता है फॉर स्मॉलर एलिमेंट्स। एक एग्जांपल ये लिखना, एक और एग्जांपल लिखना, BCl3, तीनों तरफ Cl बना देना। ये 2 का स्ट्रक्चर बनाए ना, एक आध नाम लिखना नीचे। और सम मोर एग्जांपल्स आर AlCl3, AlCl3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 एक्सेट्रा। AlCl3, जैसे BCl3 है, वैसे फ्लोरीन का आगे क्लोरीन लगा दिया मैंने, हेलोजन, तो BF3 एक्सेट्रा। ये आपके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के बावजूद भी वो एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल है। ठीक है, चलिए सेकेंड लिखेंगे। सेकेंड, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, इसका ऑपोजिट 6 से 8 से ज्यादा है। एक्सपैंडेड ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे। एलिमेंट्स इन, एलिमेंट्स इन and beyond the third period of periodic table, elements in and beyond, मतलब
थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स और उनके बाद के एलिमेंट्स, बियॉन्ड मतलब उनके बाद के, और इन मतलब उस पीरियड के। तो क्या लिखे आप लोग, एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, elements in and beyond the third period of periodic table have apart from 3s and 3p have apart from 3s and 3p comma 3d orbitals are also available. 3d orbitals are also available. Apart from 3s and 3p, 3d orbitals are also available. तभी तो देखो यही लोग हैं जो वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। आपने पढ़ा है ना कि आयरन की दो वैलेंसी होती है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस फेरस्फेरिक, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। मतलब s से तो निकलेगा जो आउटर मोस्ट है, बट उसका d का भी आता है, मतलब 4 का s से तो आएगा इलेक्ट्रॉन, बट 3 के d से भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बाहर। इसे आप बना के देखते हैं, अगर अपन, मैंने उसके साथ बनाया था क्या आयरन का, जैसे याद आ रहा है कुछ 26, इसका अपन ने लिखा था कॉन्फ़िगरेशन की, चलो आर्गन तक तो सेम ले लेते हैं, 18 तक वही होगा बच्चे। 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बैठते हैं, 3d6 4s2 आया ना, करेक्ट। अब ये दो इलेक्ट्रॉन पहले लॉस होंगे तो बन जाएगा Fe2 प्लस, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना प्लस होता जाएगा ना, आया ना, तो Fe2 प्लस ऐसे बन गया। अब 3 प्लस क्यों बना, क्योंकि 3d6 के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि जो अब छठवां इलेक्ट्रॉन है वो एकदम बेताब है बाहर जाने के लिए। क्यों, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है, तो वो भी निकल जाएगा बाहर, तो Fe3 प्लस भी बन सकता है, विच इज मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस। समझ में आ रही बात। तो जिनके पास d ऑर्बिटल होते हैं ना, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज करके और मल्टीपल वैलेंसी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कॉपर का भी 1 प्लस 2 प्लस होता है ना, लेड का होता है 2 प्लस 4 प्लस। इस वाले में 21 के बाद 30 तक में लगभग सबकी वेरिएबल वैलेंसी है। Mn का तो आपने देखा था ना, जब आप लोग रेडॉक्स पढ़ रहे थे, +4 भी था, +6 भी था, +7 भी था, नहीं, अरे हमने तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा है ना, तो आपने देखा था ना मैंगनीज का कितना सारा ऑक्सीडेशन स्टेट था, और यही लोग तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेशन, जिनके पास कम से कम 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे तभी तो वो ऑक्सीडाइज भी हो जाएंगे और वही रेड्यूस भी हो जाएंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, apart from 3s and 3p, 3d orbitals are also available for bonding। इसलिए इनके पास एक्स्ट्रा जगह भी है बॉन्डिंग के लिए, इसलिए ये 4 की जगह 8 की जगह क्या 10 इलेक्ट्रॉन भी आखिरी शेल में रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्टेट से ऊपर भी हो सकता है इनका। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। In this there are more than 8 valence electrons. In this there are more than 8 valence electrons. In this there are more than 8 valence electrons around the central atom. Around the central atom. इसी को expanded octet बोल रहे हैं, है ना, around the central atom। इसी को हम क्या बोलते हैं, expanded octet। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखना कुछ, एक तो बना लो पहले। PCl5 तो बना ही लो, PCl5, P को बीच में रखना, सेंट्रल एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये रहा एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर। ओवरऑल हो गए टोटल फॉस्फोरस के अराउंड में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 पेयर्स। दिस इज एक्सपैंडेड ऑक्टेट। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में ही है, तो अपन ने लिखा भी है कि थर्ड पीरियड वाले या उससे ज्यादा पीरियड वाले इस टाइप का प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लिखना। SF6, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6
ठीक है, एक और लिखना H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें सल्फर का एक्सपैंडेड ऑक्टेट है। अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू कैन फाइंड आउट दैट। ठीक है, चलिए थर्ड लिमिटेशन लिखेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। आपने ऑब्जर्व किया अभी तक हमने जितने भी लुईस स्ट्रक्चर बनाए सब में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तभी तो आप उसको परफेक्ट पेयर में डिवाइड कर पा रहे थे ना, कि 24 इलेक्ट्रॉन हुए तो 12 पेयर हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हुए तो 9 पेयर हो गए, 22 हुए तो 11 पेयर हो गए, ऐसा कर पा रहे थे ना। पर अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पर ऑड नंबर आ गया तो उस केस में तो आपको परफेक्ट पेयर्स नहीं मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जाएगा, है ना। अभी तो हम सब पेयर पेयर बोल रहे थे, बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो वो होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइफन डाल के लिखना है इसमें, in molecules with an odd number of electrons, in molecules with an odd number of electrons, like nitric oxide NO, उसका फॉर्मूला होता है NO, and nitrogen dioxide NO2, nitric oxide and nitrogen dioxide, comma, the octet rule is not followed. The octet rule is not followed for all the atoms. For all the atoms. Octet rule is not followed for all the atoms. NO बना के देखो ना, पर ये अगेन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, NO बना के देखिए कितना होगा NO, अरे अपने से बनाओ ना। ओ कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए नाइट्रिक ऑक्साइड के पास, 5 और 6 11, 11 हुए ना, तो आप N बना लो, O बना लो। अब देखो कैसे बैठाओगे, 11 इलेक्ट्रॉन है, अब पेयर में डिवाइड नहीं कर पाएंगे अपन, करेंगे भी तो 5 पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। चलो 5 पेयर को तो बैठाओ पहले, 5 पेयर में आपने अगर 1 यहां बैठा दिया, 3 यहां बैठा दिया, और कितने हो गए 4, 5 हो गए ना, ये एक यहां बैठा है और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो चला जाएगा इधर। समझ रहे हैं क्या, तो ये आपका हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, समझ रहे। अब नाइट्रोजन बोला कि अभी मेरे पास तो 5 ही है, कम से कम 2 तो इलेक्ट्रॉन दे दे, 7 हो जाऊंगा, तो उससे ऑक्सीजन को नुकसान थोड़ी ना होगा, होगा क्या, तो ऐसा भी तो हो सकता है। उस केस में भी नाइट्रोजन तो सेटिस्फाइड नहीं है, नाइट्रोजन के पास तो 7 ही है ना, बट इसके पहले तो 5 ही था, तो ज्यादा बेटर है ना, तो ऐसा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। सुने क्या, तो आप देख रहे हो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही है नाइट्रोजन के पास, हाँ ऑक्सीजन का सेटिस्फाइड है 8। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको, NO2, वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपके 3 लिमिटेशंस हो गए ना, नीचे लिखना, हाँ एक और लिखना, एक पॉइंट और लिखते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस और एक साथ लिख देंगे, लिखना है इसमें। वो लिमिटेशन देखो ऐसा है कि लुइस और पर्सल जो स्टडी कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या क्या कहा कि मेटल या आपके जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर कर रहे हैं जस्ट टू बिकम 8, यही था ना उनका ऑक्टेट रूल। अब जिनके पास पहले से ही 8 है वो तो वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए उनको, यानी कि जेनॉन, रेडॉन, यानी हमारी सारी नोबल गैसेस, इनको नहीं करना चाहिए रिएक्ट, और शुरू में करते भी नहीं थे, बट बाद में एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोगों ने इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, एडवर्स कंडीशन में दे करके, ड्रास्टिक कंडीशन में करा करके लैब में इनके कंपाउंड से बना डाले, तो इससे ऑक्टेट रूल फेल हो गया कि 8 वाले कैसे कंपाउंड बना दिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसको इस पे लिखना, पॉइंट को लिखेंगे इसमें, नहीं अगला पॉइंट, octet rule is based upon, octet rule is based upon, octet rule is based upon the chemical inertness of
octet rule is based upon the chemical inertness of, chemical inertness मतलब क्या होगा? केमिकली इनएक्टिव, इनर्ट मतलब इनएक्टिव होता है. केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, केमिकल inertness of noble gases. Full stop. But some noble gases combine with, but some noble gases combine with, but some noble gases combine with oxygen and fluorine, oxygen and fluorine to form a number of compounds, to form a number of compounds, to form a number of compounds like XeF2, KrF2, हाँ xenon है वो, krypton है, XeOF2 ऑक्सीफ्लोराइड. तो इस टाइप के कंपाउंड्स नोबल गैसेस भी बना रहे थे. तभी अब इनको इनर्ट गैस नहीं बोलते ना, नोबल गैस बोल रहे हैं. इनर्ट नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि ये तो इनर्ट नहीं है ना. इनर्ट होते तो बनाते ही नहीं कंपाउंड. ठीक है, ओके, चलिए ठीक है. नेक्स्ट चेन डालना. हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, राइट? बट उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे अपन, तो हेड डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड. देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड बनेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में. तभी तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन, एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और बन जाएंगे कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, राइट? इसका क्या मतलब हुआ कि आयनिक कंपाउंड के लिए दो कंडीशन नेसेसरी है. फर्स्ट कंडीशन, द एलिमेंट शुड हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटल, एंड द एलिमेंट शुड हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नॉन मेटल. बोल सकते हैं? तो जो लाइन मैंने शुरू में बोली ना कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, उसको अपन ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एन एलिमेंट विथ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो मेटल होते हैं, एंड विथ एलिमेंट हैविंग हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो नॉन मेटल होते हैं. हो सकता है ऐसा? ठीक है, तो उसमें हाइफन डाल के लिखिएगा. आयनिक बॉन्ड will be formed more easily, ionic bond will be formed more easily, ionic bond will be formed more easily between elements with low ionization enthalpies, with low ionization enthalpies, and element with comparatively, and elements with comparatively, and elements with comparatively high negative value of, high negative value of क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल ईजीएच है ना. डेल आईएच था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डेल ईजीएच था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अरे पढ़ रहे हो कि नहीं? अगले सैटरडे मैंने टेस्ट बोला है इस चैप्टर का. ठीक है, तो देखो क्या होता है जब ये दोनों मेटल और नॉन मेटल आपस में मिक्स होते आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसको अपन कहते हैं लैटिस. क्या बोलते हैं? लैटिस. कहने का मतलब अगर NaCl की बात करूं मैं ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है, जहां पे हर Na के बगल में एक Cl होता है, और ये एक प्रॉपर लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे. लाइक जैसे इस टाइप का एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, ध्यान देना इधर,
ये क्यूब है ना, इसके एक सेंटर, ये एक एज पे अगर Na पॉजिटिव है तो नियरेस्ट वाले सब में क्या होगा, Cl नेगेटिव, फिर इसके नियरेस्ट वाले में क्या होगा, Na पॉजिटिव, इसके नियरेस्ट वाले में Cl नेगेटिव एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये तो मैंने आपको एक क्यूब बना के दिखाया। ऐसे बहुत सारे क्यूब एक के बाद एक आजू बाजू कनेक्टेड होंगे और जो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। और जब ये बनता है ना लैटिस, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि अब वो बॉन्ड बन गए ना, पहले वो अकेले थे। जैसे इलेक्ट्रॉन का याद है आपको कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता था तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता था, क्योंकि जब वो बाहर था तब वो फ्री था, बहुत सारी एनर्जी थी उसके पास। पर जैसे ही वो शेल में गया, ऑर्बिट में गया, तब न्यूक्लियस की पकड़ में आ गया, अब उसकी एनर्जी कम हो गई, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो रिलीज कर देता है। सेम हैपेंस विद दिस आयंस आल्सो। जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में आकर के बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, दे रिलीज एनर्जी, ठीक है। और जितनी वो रिलीज करते हैं ना, उतनी ही देनी पड़ती है वापस से तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड हो गई ना, बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, अपने आप बॉन्ड थोड़ा टूट जाएगी। तो ऐसा समझना कि बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है और तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है। तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव, और दे रहे हो तो पॉजिटिव। एम आई क्लियर? और इस एंथैल्पी को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि अपन लैटिस तोड़ रहे हैं, लैटिस मतलब उसका स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं। दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी, व्हिच इज गिवन टू ब्रेक दैट लैटिस, टू ब्रेक दैट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ionic compounds form a three-dimensional arrangement of ionic compounds form a three-dimensional arrangement of three-dimensional 3D है ना, 3D arrangement of cations and anions, cations and anions held together by कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल कहां से आ गए यहाँ पे, सब तो आयन्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप लोग कोलंबिक फोर्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो फिजिक्स में, कोलंबिक फोर्स। कोलंबिक इसलिए क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये चार्जेस ही तो हैं जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हेल्ड टुगेदर बाय कोलंबिक फोर्स भी लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, द अरेंजमेंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, द अरेंजमेंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, arrangement formed is called crystal lattice। ठीक है, और इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। तो उसको अगले पैराग्राफ में डिफाइन करते हैं, सब एंड डालना इसी में ही, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, हाइफन डाल के इसका डेफिनेशन लिखना। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी, एंथैल्पी एनर्जी एक ही होता है ना, it is defined as the energy required, it is defined as the energy required, it is defined as the energy required to completely separate, to completely separate, to completely separate 1 mole of a solid ionic compound, required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions, into gaseous constituent ions, into gaseous constituent ions। तो अब यू समझिए कि NaCl को
Na पॉजिटिव गैसियस एंड Cl नेगेटिव गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। बट एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं, क्या लिखे हो आप, 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, एनर्जी है ना, जूल या किलो जूल पर मोल। हाँ, पर मोल तो लिखना है, किलो जूल पर मोल, क्योंकि हम एक मोल की डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपको एक मॉलिक्यूल चाहिए तो क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी चाहिए तो क्या करोगे, क्या 1/6, इसको डिवाइड कर दोगे ना, जो भी एक मोल की एनर्जी उसको आप क्या करोगे, एवोगाड्रोस नंबर से, तभी तो एक मॉलिक्यूल जाएगा ना। देखिए एक मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी टोटल एनर्जी x किलो जूल पर मोल है, करेक्ट। आप डिवाइड कर दो इस नंबर को इससे, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आ जाएगी। एक मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए इतनी किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है। तो यूनिट लिख लेना इसका, यूनिट इज किलो जूल पर मोल। यूनिट लिख लेना किलो जूल या जूल पर मोल, जैसा भी है, किलो जूल या जूल पर मोल। पर मोल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पर मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जब एक मोल, ध्यान देना, जब एक मोल Na पॉजिटिव और एक मोल Cl नेगेटिव आके कंबाइन करके लैटिस बनाए थे ना, तो 788 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई थी। तो उसको माइनस बोलूंगा कि रिलीज हो रही है। और जब आपने NaCl के लैटिस को तोड़ना है एक मोल, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आएगा जो मैं आपको बता रहा था, कि रिलीज जितनी होती है उतनी एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। तो बस माइनस प्लस का फर्क है, वो माइनस प्लस क्यों लगाते हैं आपको पता है, कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है और ये एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी तो पॉजिटिव ही होती है ना, जो भी रिलीज हो रही है वो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव एनर्जी कैसी हो सकती है, बस वो नेगेटिव का मीनिंग क्या है, कि वो मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब नहीं करी है, वो मॉलिक्यूल ने रिलीज करी है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, हीट से ही तोड़ोगे, और कैसे तोड़ोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिकल। पढ़ते ना अपन 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल। तीनों में से किसी भी तरीके से आप एनर्जी दे दोगे यहाँ पे। फोटोकेमिकल में तो वही आएंगे आपके फोटॉन्स, याद है जो अपन चैप्टर 2 में पढ़े थे, वो फोटॉन्स आए और आकर के मेटल में हिट किए और बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, पर अपन को मॉलिक्यूल तोड़ना है। तो आपने जो पढ़ा था ना, आपको 10th का मैं एक रिएक्शन याद दिलाता हूं, आप पढ़ते थे AgCl, AgCl में आके सनलाइट तो पढ़ती थी, तो क्या होता था, Ag और Cl2 अलग, ये लैटिस एंथैल्पी तो है। ये जो एनर्जी आई कहां से आई है, सन से आई है, पर वो है क्या, लैटिस एंथैल्पी, तभी तो उसने इसको ब्रेक किया है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। दैट इज लैटिस एंथैल्पी। एक एग्जांपल लिख लेते हैं NaCl वाले का ही, लिखेंगे एग्जांपल, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज, the lattice enthalpy of NaCl is 788 kilojoule per mole, 788 किलोजूल पर मोल। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इस लाइन का मीनिंग ये होगा कि फॉर सेपरेटिंग 1 मोल ऑफ NaCl into its constituent gaseous ions you have to supply 788 किलोजूल ऑफ एनर्जी। ये है इस लाइन का मीनिंग। क्लियर है, ये तो बात होगी आयनिक बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में भी तो ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हुई ना, आयनिक बॉन्ड में बस यही एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट कोवेलेंट बॉन्ड में और सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे हम ओवरलैपिंग कराते हैं, अपन इस टाइप के बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, HCl को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, H बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl, O डबल बॉन्ड O, ऐसा ऐसा शो करते हैं ना अपन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एटम के बीच में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, दो ऑर्बिटल के बीच में बोल सकते हैं, कि एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन कहां पे है, ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन कहां पे है, ऑर्बिटल्स में। तो अल्टीमेटली ऑर्बिटल्स ही पार्ट लेने वाले हैं बॉन्डिंग में। तो ऑर्बिटल्स का क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बाद आपको जो दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। देखिए देखो, इस टाइप का ओवरलैपिंग आयनिक बॉन्ड में नहीं हो रहा है। आयनिक बॉन्ड में बस अट्रैक्शन हो रहा है कि ये क्लोराइड का स्पीयर है, ये सोडियम का स्पीयर है जो छोटा है थोड़ा सा, और आके इन लोग टकरा करके एक लैटिस बना रहे हैं बस।
सुन रहे हैं क्या? ओए, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे लाइंस बनाई है ना, जो मैंने यहाँ पर क्यूब बनाया था, एक्चुअली इतना गैप थोड़ी ना उनके बीच में, वो आपस में टच है दोनों एक दूसरे से, सब एक दूसरे से टच है, बट टच होकर के दे आर लुकिंग लाइक अ क्यूब। इमेजिन करो कि इस जगह पर 4 बॉल्स पड़ी हुई है, स्पीयर्स, चिपक के ऐसे ऐसे रहेंगे वो चारों, आया ना? अब इन्हीं 4 के ऊपर 4 और रख दी जाए तो क्या बन जाएगा? क्यूब। आप सबके सेंटर को ज्वाइन करो ना, यू विल फाइंड अ क्यूब। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके से इतना गैप थोड़ी ना होगा, ये तो बस हम समझने के लिए इतना गैप रखे हैं, बट एक्चुअली में ये Na पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव से टच है, ये Cl नेगेटिव अगले Na पॉजिटिव से ऐसे टच है, यहाँ पे तो वो दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, राइट? तो बन रहे हैं वो क्यूब, उनके सेंटर्स को मिलाओगे तो दे आर फॉर्मिंग अ क्यूब। तो हमने नाम दे दिया कि हाँ इसका लैटिस क्यूबिक या क्यूब होता है। ऐसे सबके अलग अलग शेप होते हैं, आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है? ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका बॉन्ड लेंथ। क्यों बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड थोड़ी ना होते हैं, सम आर डबल बॉन्ड आल्सो एंड सम आर ट्रिपल बॉन्ड आल्सो, ठीक है? और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब ये समझिए कि पहले एक इलेक्ट्रॉन पेयर था दोनों के बीच में, अब दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में पास लेके आ रहा है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों को पास में लेके आ रहा है। तो जाहिर सी बात है दोनों और पास पास आते जाएंगे। तो अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन की बन रही है तो ये हो गया उसका कार्बन का बॉन्ड लेंथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड लेंथ, और डबल होगा तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और अगर ट्रिपल होगा तो ये बॉन्ड लेंथ और छोटा हो जाएगा। और जैसे जैसे ये और पास आते जा रहे हैं ना, इनका स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी होगी? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद वीकर कौन होगी? डबल, और फिर सिंगल। आप ये समझो ना कि आपने पहले एक रस्सी से बांधा उसको, अब दोनों को 2 रस्सी से बांध दिए, अब दोनों को 3 रस्सी से बांध दिए। जाहिर सी बात है 3 रस्सी से बांधो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बंदा होगा, दैट इज अ मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये कहलाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक मैंने क्या बताया, बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्लियर है ना? कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंबाइनिंग न्यूक्लियस। ओवरलैप जो हो रहा था ना, उनके दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन कह रहे हैं बॉन्ड लेंथ। यही से तो अपन वो कोवेलेंट रेडियस निकाले थे, याद है? कोवेलेंट रेडियस, बॉन्ड लेंथ को क्या कर दिए थे? आधा, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ वाज द कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो लेंथ है दोनों के बीच की, उसको क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बॉन्ड बन रही है उनके बीच में। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, number of electron pairs participating in the covalent bond is the bond order। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कोवेलेंट बॉन्ड की। तीसरी होती है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कहां से आया? अगर मान लो मीथेन है, मीथेन में तो 4 बॉन्ड बनती है ना, कार्बन और एच की, सी और एच की। तो ये रही एक बॉन्ड, ये रही दूसरी बॉन्ड, ये रही तीसरी बॉन्ड, और ये रही चौथी बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गई। एंगल का मतलब होता है कि ये लोग आपस में कितने एंगल में है एक दूसरे से। कहने का मतलब ये वाली बॉन्ड इसको रिपेल करेगी कि नहीं करेगी? दोनों तो इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे कि फाइनली दे विल फॉर्म अ ज्योमेट्री, और वो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। चलो पहले समझते हैं टेट्राहेड्रल, शायद आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसे, है ना? बट ट्राइंगल तो देखे है ना। तो अपन बात करते हैं लेट्स से BF3 की, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। तो बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन है, बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन है। तो ये पहला फ्लोरीन, ये दूसरा और ये तीसरा। ये ऐसे नहीं रहेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि आपस में तीनों के बीच में रिपल्शन होने वाला है। इलेक्ट्रॉन 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 आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अल्टीमेटली एक फ्लोरीन यहां फेंका जाएगा, दूसरा फ्लोरीन यहां फेंका जाएगा, तीसरा फ्लोरीन यहां फेंका जाएगा। अब और ये इसको रिपेल नहीं कर सकता, कर तो रहा होगा, बट फिर इसको यहां से भी रिपल्शन मिल रहा होगा। आप यूं समझिए कि ये दो हाथ आपस में एक दूसरे को यहां तक रिपेल कर दिए। अब ये और नीचे आएगा तो यहां से भी तो रिपेल करेंगे, फिर ये और ऊपर जाएगा तो यहां से भी रिपेल करेंगे। मतलब इन दोनों को इसके अलावा मैं और कहीं नहीं रख सकता। देखिए मैं अगर नीचे करने की कोशिश किया तो ऐसा रिपेल हो जाएगा, मैं ऊपर करने की कोशिश किया तो रिपेल हो जाएगा। यानी कि 180 डिग्री के बीच में ये हाथ रहेंगे, ये 2 बॉन्ड्स 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। उसी तरीके से ये 3 बॉन्ड्स क्या एंगल बनाएंगी? 120 120 120। तो इसको कह रहे हैं अपन बॉन्ड एंगल। 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज बॉन्ड
एंगल। समझ में आया क्या? तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल। समझ गए क्या? ठीक है, चलो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। लैटिस एंथैल्पी हमने लिख लिया है, बाकी कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। चलो थैंक यू। फिजिक्स के लिए इसी लिंक में रहेंगे।